हेलो। आज की कहानी गवर्नेंस, इसे स्टीफन ज्विग ने लिखा है। स्टीफन ज्विग ने ऑस्ट्रिया में एक रईस यहूदी परिवार में सन 1881 में जन्म लिया। उन्होंने 19 वर्ष की अवस्था से लेखन आरंभ किया। 30 वर्ष के अंदर ही वे जर्मनी और फ्रांस के प्रमुख लेखकों में सम्मिलित किए जाने लगे। उनके ऊपर फ्रॉइड के मनोविज्ञान का गहरा प्रभाव माना जाता है। 1929 के लीग ऑफ नेशंस की गणना के अनुसार ज्वेग दुनिया के सर्वाधिक भाषाओं में अनुदित रचनाकार थे। स्टीफन ज्वेग ने दो विश्व युद्धों का अनुभव झेला। उनकी कहानियों में युद्ध के प्रतिरोध के स्वर उभरते हैं। हिटलर की तानाशाही व्यवस्था से ऊबकर उन्होंने 1942 में 61 वर्ष की आयु में आत्महत्या कर ली। कथा साहित्य के अलावा स्टीफन ज्विग की ख्याति जीवनी लेखन के रूप में रही। उन्होंने दोस्तोयेव्स्की, नीत्शे, चार्ल्स डिकेंस और बाल्जाक जैसे दिग्गजों की जीवनियां लिखी। गवर्नेंस। दोनों बच्चियां अपने कमरे में अकेली थी। बत्तियां बुझा दी गई थी। चारों ओर अंधेरा था, सिवाय धुंधली रोशनी के जो उनके बिस्तरों में से टिमटिमा रही थी। वे इतने आहिस्ता से सांस ले रही थी जैसे लगे कि वो सो रही हैं। सुनो, बिस्तर पर से एक हल्की फुसफुसाहट भरी आवाज आई। यह 12 बरस की बच्ची थी। क्या बात है? उसकी बहन ने पूछा, जो उससे 1 बरस बड़ी थी। मैं बहुत खुश हूं कि तुम अभी तक जाग रही हो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, पर दूसरे बिस्तर पर थोड़ी हलचल जरूर हुई। बड़ी बच्ची उठकर बैठ गई थी और धुंधली रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थी। मैं तुमसे यह कहना चाहती थी, पर पहले तुम बताओ कि तुमने मिस मान में इन दिनों आए बदलाव पर गौर किया है? हाँ, पल भर की चुप्पी के बाद दूसरी बच्ची बोली। हाँ, कुछ बात तो जरूर है, पर मैं नहीं जानती कि क्या। अब वह पहले की तरह सख्ती नहीं बरतती। पिछले 2 दिनों से मैंने अपनी पढ़ाई नहीं की और उसने मुझे जरा भी नहीं डांटा। मैं नहीं जानती उसे क्या हुआ है, पर इतना जरूर है कि वह अब हमारी फिक्र नहीं करती। हमेशा खोई खोई रहती है। पहले की तरह वह हमारे साथ खेलती भी नहीं है। मेरे ख्याल से वह दुखी है, पर जाहिर नहीं करना चाहती। अब वह अब वह पियानो भी नहीं बजाती। पल भर चुप्पी पल भर चुप्पी रही, फिर बड़ी लड़की ने पहल की। तुम कह रही थी कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है। हाँ, पर तुम किसी को बताना नहीं, माँ या अपनी दोस्त लोटी को भी नहीं। अरे बाबा, नहीं कहूंगी। दूसरी कुछ उकताकर बोली। अब बोलो भी। अच्छा सुनो, जब हम सोने के लिए अपने कमरे में आए तो अचानक मुझे याद आया कि मैं मिस मान को शुभ रात्रि कहना भूल गई थी। सो बगैर जूते पहने पंजों के बल मैं धीमे धीमे उसके कमरे तक गई ताकि उसे चौंका सकूं। मैंने आहिस्ता से उसका दरवाजा खोला। पल भर के लिए मुझे लगा कि शायद वह कमरे में नहीं है। बत्ती जल रही थी, मुझे वह कहीं नहीं दिखाई दी। फिर अचानक मैं चौंक पड़ी। मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा वह बिस्तर में औंधी लेटी हुई थी, सिर तकिए में धंसा रखा था। वह जोर जोर से सिसकियां भर रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा। उसने मुझे नहीं देखा। मैं जैसे गई थी उसी तरह पंजों के पल बल बाहर आ गई। मैंने कमरे का दरवाजा भेड़ दिया। मैं कुछ पल कमरे के बाहर खड़ी रही। उसकी सिसकियों की आवाज़ दरवाजे से बाहर तक सुनाई दे रही थी। फिर मैं लौट आई। पल भर खामोशी रही। दोनों में से कोई नहीं बोला। बड़ी लड़की ने एक गहरी सांस ली और बोली, बेचारी मिस मान। फिर चुप्पी छा गई। ऐसी क्या बात हो सकती है कि वह रो क्यों रही थी? छोटी लड़की ने बात फिर शुरू की। हाल में उसका किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं हुआ है। माँ भी उसे उतना डांटती फटकारती नहीं है जैसे अक्सर किया करती थी। यकीनन अब उसकी परेशानी का सबब नहीं हो सकते यकीनन हम उसकी परेशानी का सबब नहीं हो सकते। फिर ऐसी किस बात ने उसे रोने पर मजबूर कर दिया? मेरे ख्याल से मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, बड़ी लड़की बोली। क्या बात हो सकती है? उसने जवाब देने में काफ़ी देर की, पर फिर तफसील से बताया। मेरे ख्याल से उसे किसी से प्रेम है।
प्रेम? छोटी लड़की ने चौंक कर पूछा। मगर किससे? क्या तुमने गौर नहीं किया? तुम्हारे ख्याल से ओटो तो नहीं? बेशक वही। वह भी उससे प्यार करता है। पिछले 3 वर्षों से वह हमारे साथ रह रहा है, पर पहले कभी हमारे साथ सैर के लिए नहीं आता था। मगर अब पिछले 2-3 महीने से एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब वह हमारे साथ न आया हो। मिस मान के आने से पहले तक उसने हमसे कभी बात तक नहीं की, पर अब दिन भर हमारे साथ चुहलबाजी करता है। अब जब भी हम बाहर निकलते हैं बगीचे में या सैर पर या कहीं और तो वह हमसे टकरा ही जाता है, खासकर जहां मिसमान हमें ले जाती हैं। तुमने इस पर यकीनन गौर किया होगा। हाँ, मैंने गौर किया है, छोटी बोली, पर मैं सोच रही थी। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। हालांकि मैं बात को तूल नहीं देना चाहती, पर मुझे लगता है कि वह उससे मिलने के लिए हमें बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहा है। देर तक खामोशी रही। दोनों बहनें सोच विचार करने लगी। फिर छोटी ने बात शुरू की। यदि यह बात है तो वह रो क्यों रही थी? वह वह उसे इतना पसंद करता है। मुझे तो हमेशा लगता रहा है कि प्रेम में पड़ना काफी सुखद होता है। फिर भी ऐसी ही सोचती हूँ फिर भी ऐसा ही सोचती हूँ। बड़ी ने खोए खोए अंदाज में कहा। पता नहीं फिर क्या बात है। बेचारी मिसमान। एक बार फिर उनिंदी सी आवाज आई। उस रात उनकी बातचीत यहीं पर खत्म हो गई। सुबह हालांकि दोबारा उन्होंने इस मसले को नहीं उठाया, पर दोनों बखूबी जानती थी कि दूसरी के दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक दूसरे को अर्थ भरी नजरों से न देखा हो। यदा कदा उनकी निगाहें गवर्नेंस पर टिक जाती थी। भोजन के वक्त उन्होंने चचेरे भाई ओटो को यूं नजरअंदाज किया मानो वह कोई अजनबी हो। उससे कोई बात नहीं की, पर चोरी छिपे उसका जायजा लेती रही। वे जानना चाहती थी कि मिस मान के साथ उसकी कोई अंदरूनी साठगांठ है या नहीं। खेलकूद में भी उसका मन नहीं लग रहा था। उन उन पर बस एक ही धुन धुन सवार थी कि इस रहस्य से पर्दा कैसे उठे। शाम को बड़े अनमनेपन से एक बहन ने दूसरी से कहा। क्या तुमने आज कुछ गौर किया? नहीं, बहन ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। इस बारे में बातचीत करने से उन्हें डर लग रहा था। इस तरह कई दिनों तक पहेली बनी रही। दोनों लड़कियां चुपचाप हर चीज पर नजर रखती। उनके दिमागों में खलबली मची रहती। हर वक्त बस एक ही ख्याल उन पर हावी रहता कि इस खूबसूरत पहेली को सुलझाएं तो कैसे। रात को खाने के वक्त छोटी लड़की ने साफ देखा गवर्नेंस ने ओटो को हल्का सा इशारा किया। ओटो ने जवाब में गर्दन हिलाई। उत्तेजना के मारे मेज के नीचे से उसने अपनी बहन को हल्की सी लात मारी। बड़ी ने सवालिया नजरों से छोटी को देखा। जवाब में उसने भी अर्थ भरी निगाहें उस पर डाली। उसके बाद खाने के पूरे वक्त दोनों बड़ी बेचैन रही। खाना खत्म कर गवर्नेंस ने बच्चियों से कहा, स्टडी रूम में जाकर कुछ काम करो। मेरा सिर फट रहा है, मैं कुछ देर लेटना चाहती हूँ। एकांत मिलते ही छोटी फट पड़ी। तुम देखो ओटो अब कमरे में जाएगा। हाँ, मैं जानती हूँ, इसलिए उसने हमें यहाँ भेजा है। हमें दरवाजे के बाहर से सुनना चाहिए, पर यदि किसी ने देख लिया तो? कौन? माँ? हाँ, वह तो बहुत बुरा होगा, छोटी ने घबरा कर कहा। तो ठीक है, मैं सुनूंगी और तुम नजर रखना कि कोई आ तो नहीं रहा। छोटी ने मुंह फुलाकर कहा, पर फिर तुम मुझे सब कुछ नहीं बताओगी? डरो नहीं, मैं सब बताऊंगी। मेरी कसम, तेरी कसम, जब कोई आता दिखे तो तुम खांसना। वे गलियारे में इंतजार करने लगी। उनके दिल उत्तेजना से धड़क रहे थे, जाने क्या होगा। उन्हें पदचाप सुनाई दी। वे दोनों अंधेरे स्टडी रूम में छुपकर खड़ी हो गई। हाँ, यह ओटो था। वह मिस मान के कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। बड़ी लड़की अपनी जगह पर जा पहुंची और की होल से कान लगाकर सुनने लगी। उसने सांसें थाम रखी थी। छोटी उसे ईर्ष्या से देखने लगी।
जिज्ञासा से वह बेताब हो रही थी। वह भी दरवाजे के निकट जा पहुंची, पर बड़ी बहन ने उसे धक्का देकर इशारा किया कि जाकर गलियारे के छोर पर निगरानी रखे। इसी तरह कई मिनट गुजर गए इसी तरह कई मिनट गुजर गए। छोटी को तो पल पल पहाड़ सा जान पड़ रहा था। उसकी बेचैनी का पारावार नहीं था। आंसुओं आंसुओं को वह बमुश्किल रोक पा रही थी, क्योंकि उसकी बहन सब कुछ सुन रही थी। अचानक एक आवाज से वह चौंक उठी और खांसी। दोनों लड़कियां तेजी से अपने स्टडी रूम में घुस आई। कुछ पल सांस ठीक करने के लिए वे चुप रही। फिर छोटी ने बेसब्री से पूछा, अब जरा जल्दी से मुझे सब बताओ। बड़ी बहन दुविधा में पड़ गई। कुछ इस तरह बड़बड़ाई मानो खुद से ही बतिया रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या? यह कितनी अजीब बात है। क्या? अरे बोलो भी। दूसरी कुछ गुस्से में फट पड़ी। बड़ी ने फिर बोलने की कोशिश की। यह वाकई आश्चर्यजनक था। मैं जैसा सोच रही थी उससे एकदम अलग। मेरे ख्याल से जब वह कमरे में गया तो उसे बाहों में भर लेना चाहा या चूमना चाहा, मगर मिस मान ने रोक दिया और बोली, नहीं, अभी नहीं। मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं ठीक से देख नहीं पा रही थी, क्योंकि चाबी बीच में आ रही थी, पर मैं अच्छी तरह से सब सुन रही थी। क्या बात है? ओटो ने पूछा। उसका स्वर वाकई अलग था। मैंने उसे पहले कभी इस तरह बोलते नहीं सुना है। तुम जानती हो वह कैसे बोलता है? ऊंचा और रोब से। मगर इस बार यकीन है वह घबराया हुआ था। मिस मान समझ गई होगी कि वह उसे फुसलाना चाहता है, क्योंकि वह बस इतना ही बोली, मुझे लगता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो। नहीं, कतई नहीं। यदि ऐसा है तो, वह बेहद उदास स्वर में बोली, अगर ऐसा है तो क्यों तुमने मुझसे किनारा कर लिया है? हफ्ते भर से कोई बात नहीं की। क्यों मुझसे हर वक्त कन्नी काटते फिरते हो? अब तुम उन बच्चियों के पास भी नहीं आते, बगीचे में भी नहीं मिलने आते। क्या अचानक तुमने मेरा ख्याल करना छोड़ दिया है? ओ, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर वह बोला, तुम जानती हो, इम्तिहान नज़दीक आ रहे हैं। मुझे अपनी पढ़ाई को छोड़ किसी और चीज़ के लिए वक्त नहीं मिलता। मैं क्या करूं? वह रोने लगी और सुबकते हुए बहुत आहिस्ता से उससे पूछा, ओटो, सच सच बताओ, मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मेरे साथ इस तरह बर्ताव कर रहे हो? मैंने तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं की, कोई हक नहीं जताया, पर क्या हमें खुलकर बात नहीं कर लेनी चाहिए? तुम्हारे हाव भाव से साफ दिख रहा है कि सब जानते हुए भी तुम अनजान बन रहे हो। गवर्नेंस कांपने लगी। वाक्य भी पूरा नहीं कर पाई। ओटो थोड़ा करीब आया और पूछा, क्या जानता हूं? हमारे बच्चे के बारे में। बच्चा? यह कैसे मुमकिन है? छोटी बहन बीच में ही बोल पड़ी। पर उसने तो यही कहा। हो सकता है तुमने गलत सुना हो। नहीं, मुझे पूरा यकीन है। ओटो ने दोहराया भी कि हमारा बच्चा। थोड़ी देर बाद मिस मान ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? ओटो खामोश रहा। उसी वक्त तुम खांसी और मुझे वहां से भागना पड़ा। छोटी काफी डरी हुई और हैरान थी। पर उसका बच्चा कैसे हो सकता है, और बच्चा है कहाँ? मेरी समझ में भी उतना ही आ रहा है जितना तुम्हें आ रहा है। शायद उसके घर पर होगा। माँ उसे यहाँ नहीं लाने देती होगी। यकीनन यही वजह है कि वह इतनी दुखी है। ओ, पर यह कैसे मुमकिन है? तब तो वह ऑटो को जानती भी नहीं थी। वे असहाय हो सोचने लगी। छोटी लड़की फिर बोली, बच्चा? यह कैसे मुमकिन है? उसका तो विवाह भी नहीं हुआ है। केवल विवाहित लोगों के बच्चे होते हैं। बेवकूफ मत बनो। उसने ऑटो से कब विवाह किया? तो फिर? वे एक दूसरे को ताकने लगी। बेचारी मिस मान उनमें से एक दुखी होकर बोली। बार बार इसी जुमले को बोलकर वे करुणा व्यक्त करती रही, पर हर बार उनकी जिज्ञासा और प्रबल हो उठती। तुम्हें क्या लगता है, वह बच्चा लड़का होगा या लड़की? मैं भला कैसे बता सकती हूँ? यदि मैं होशियारी से उससे पता लगाऊं तो कैसा होगा? ओ, चुप भी रहो। क्यों नहीं?
वह हमारे साथ कितना अच्छा बर्ताव करती है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। वे इस तरह की बातें हमारे साथ नहीं करेंगे। जब भी वे इस तरह की बातें करते हैं और हम भूले भटके वहां पहुंच जाए तो एकाएक चुप हो जाते हैं, जैसे हम कोई दूध पीते बच्चे हों। हालांकि मैं 13 की हो चुकी हूं, इसलिए इस बारे में उससे पूछना बेकार है कि वह हमें टाल देगी, पर मैं जानना चाहती हूँ। मुझे ऑटो के रवैये पर वाकई हैरानी हो रही है। वह ऐसा जताने लगा जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। यह कैसे मुमकिन है कि किसी का बच्चा हो और उसे खबर तक न हो। जैसे सबको पता होता है कि उनके माता पिता हैं, वैसे ही उनका बच्चा है यह भी सबको पता होता है। ओ, वह यूं ही बन रहा था। वह अक्सर ऐसे मजाक करता रहता है, पर ऐसी बात पर कोई मजाक कैसे कर सकता है। अब तो वह तो तब करता है जब हमें चिढ़ाना होता है। उनकी बातचीत में रुकावट आ गई। गवर्नेंस आ गई थी। उन्होंने ऐसे जताया जैसे किसी काम में व्यस्त हों, मगर उनकी नज़रों से यह छिपा न रह सका कि उसकी आंखें सुर्ख थी और गहरे अवसाद से भरी थी। वे एकदम शांत बैठी रही। उनके दिल में उसके प्रति अलग किस्म की करुणा उमड़ रही थी। वे इसी ख्याल में खोई रही कि उसका एक बच्चा है, इसलिए वह उतनी उदास है। पर अनजाने ही वह यह उदासी आहिस्ता आहिस्ता उन पर भी छाने लगी थी। दूसरे दिन रात के खाने पर उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाली खबर पता चली। ऑटो जा रहा था। उसने अंकल से कहा था कि इम्तिहान से पहले उसे काफ़ी मेहनत करनी है और यहाँ घर पर पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल है। अगले 2 महीने वह किसी हॉस्टल में रहेगा। दोनों लड़कियां उत्तेजना से कांप रही थी। उन्हें यकीन था कि हो न हो ऑटो के इस तरह जाने के पीछे पिछले दिन की बातचीत का संबंध है। अपने सहज बोध से उन्होंने जान लिया कि यह कायरता भरा पलायन है। ऑटो जब उनसे विदा लेने आया तो वे उसके साथ बेहद बेहद बेरुखी से पेश आई। उन्होंने उसकी तरफ पीठ कर ली। हालांकि मिस मान से वह कैसे विदा ले रहा है, इस पर उन्होंने पूरी नज़र रखी। बड़े संयम से मिस मान ने हाथ मिलाया, पर उसके होठ लरज रहे थे। इन दोनों लड़कियों में तब्दीली आ गई थी। उनकी हंसी कहीं लुप्त हो गई थी। उन्हें किसी चीज में रस नहीं आता। आंखें हमेशा उदास रहती। वे बेचैनी से यहाँ वहाँ चहलकदमी करती। अपने से बड़ों के प्रति वे अविश्वास से भर उठी थी। उन्हें लगता कि छोटी से छोटी बात के पीछे उन्हें धोखा देने की मंशा छिपी है। हर वक्त निगरानी रखने की उधेड़ बुन में डूबी रहती और दरवाजे के पीछे छुपकर हर बात सुनती। हर वक्त उस जाल को भेदने के लिए बेताब रहती जिसने उस रहस्य पर पर्दा डाल रखा था। फिर कम से कम जाल के सुराखों की मार्फत वास्तविक दुनिया की एक झलक पा लेना चाहती थी। बचपन का वह भरोसा, अल्लड़पन और मासूमियत कहीं लुप्त हो गई थी। इसके अलावा हर वक्त उन पर कोई नया रहस्य खुलने की धुन सवार रहती। हर वक्त उन्हें उन्हें यह डर घेरे रहता कि कुछ छूट न जाए। चारों ओर छल फरेब के माहौल को देखकर वे खुद भी छल करने लगी थी। जब भी उनके माता पिता या कोई बड़ा उनके आसपास से गुजरता तो झट से वे इस तरह दिखावा करने लगती मानो किसी बचकाने काम में लगी हूं। बड़ों की दुनिया के खिलाफ इस साझी मुहिम के मकसद ने उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ला दिया था। अपनी बेबसी और अज्ञान पर जब उनका बस नहीं चलता तो प्यार से एक दूसरे से लिपट जाती, कभी कभार रोने लगती। किसी वाजिब वजह के बगैर ही उनकी जिंदगियों ने करवट बदल ली थी और उन्हें एक नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। उनकी बेहिसाब तकलीफों में यह सबसे बड़ी तकलीफ थी जो उन्हें हर वक्त सालती रहती थी। एक दूसरे से कहे बगैर उन्होंने मन ही मन इरादा कर लिया था कि मिस मान को कम से कम परेशानी देंगी। मिस मान जो पहले ही इतनी दुखी और परेशान है, उनकी तकलीफों में इजाफा नहीं होने देंगी। वे बेहद मेहनती हो गई थी, अपनी जिम्मेदारी समझने लगी थी। वे एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करती, हमेशा शांत रहती और समझदारी से पेश आती।
पर गवर्नेंस थी कि इस पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं देती थी। यही बात उन्हें कचोटती। अब वह कितनी बदल चुकी है। उसके साथ जब वे बात करती तो लगता जैसे गहरी नींद से जागी हूं। वे जब उनकी ओर नजरें घुमाती तो लगता बहुत लंबी दूरी तय करके आई हैं। घंटों वह ख्यालों में गुम रहती। लड़कियां जब भी उसके करीब से गुजरती तो धीमे धीमे बेआवाजा पंजों के बल ही चलती, ताकि उसके ख्यालों में बाधा ना पड़े। उन्हें लगता कि वह जरूर अपने उस बच्चे के बारे में सोच रही है जो यहाँ नहीं है। उनके भीतर नारीत्व का जो अंकुर फूट रहा था, उसकी वजह से गवर्नेंस के प्रति वे पहले से कहीं ज्यादा अनुराग महसूस करने लगी थी। उन्हें लगता मिस मान, जो हमेशा से बहुत अच्छी थी, कभी कभार ही डांट कर बात करती थी, अब तो और ज्यादा ख्याल रखने लगी है। दोनों लड़कियों को बस यही लगता कि उसके हर काम में गहरा गम छिपा हुआ है, जो न चाहते हुए भी प्रकट हो जाता है। उन्होंने कभी उसे रोते हुए नहीं देखा था, पर उसकी आंखें अक्सर सुर्ख दिखाई देती। जाहिर था कि वह अपने गमों को अपने तक ही रखना चाहती थी। उन्हें इस बात का दुख था कि वे दोनों उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही हैं। एक दिन बच्चियों के आते ही गवर्नेंस ने मुंह खिड़की की तरफ फेर लिया, ताकि झटपट आंसू पहुंच सके। छोटी बहन ने साहस कर उसका हाथ थाम लिया और पूछ ही लिया, मिस मान, क्या आप बहुत दुखी हैं? कहीं हमसे तो कोई भूल नहीं हुई? नहीं मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह कह उसने बच्ची का माथा चूम लिया। तब से लड़कियां हर वक्त चौकन्नी रहने लगी। एक दिन उन्होंने एक दिन उनमें से एक ने बैठक खाने में अचानक कुछ ऐसा सुन लिया जो दरअसल उनके कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए था। उनके माता पिता आपस में खुसर फुसर कर रहे थे, पर बच्ची ने काफी कुछ सुन लिया और सोच में डूब गई। हाँ, मेरे दिमाग में भी यही बात घूम रही है। माँ कह रही थी, कल मैं उससे बात करूंगी। छोटी बहन ने पहले मन ही मन सारी बातों पर गौर किया, फिर अपनी बहन से मशवरा करने पहुंच गई। तुम्हारे ख्याल से यह सारी हाय तौबा किस बारे में हो सकती है? रात को खाने की मेज पर दोनों बहनों ने गौर किया कि उनके माता पिता गवर्नेंस को भेदती नजरों से टटोल रहे थे। फिर एक दूसरे की ओर भी अर्थ भरी नजरों से देखने लगे। खाने के बाद माँ ने मिस मान से कहा, जरा मेरे कमरे में तो आना, तुमसे कुछ बात करनी है। लड़कियां उत्तेजना से भर उठी। जरूर कुछ होने वाला है। छिपकर सुनने में वे अब माहिर हो चुकी थी। अब तो ऐसा करने में उन्हें शर्म भी नहीं आती थी। उनकी बस इतनी मंशा थी कि उनसे जो छिपाया जा रहा है उसका पता लगाया जाए। जिस कमरे में मिस मान गई थी, उस दरवाजे के बाहर वे पलक झपकते ही पहुंच गई। कान लगाकर ध्यान से सुनने लगी, पर उन्हें केवल फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। तो क्या वे कुछ जान नहीं पाएंगी? अचानक एक आवाज ऊंची होने लगी। उनकी माँ क्रोधित हो चिल्ला रही थी, तुम्हें क्या लगता है हम सब अंधे हैं? तुम्हारे इस हालात पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा क्या? इसी तरीके से तुम गवर्नेंस की अपनी जिम्मेदारी निभाओगी? मैं तो इस ख्याल से ही कांप उठती हूँ कि मैंने अपनी बेटियों की तालीम का सारा दारोमदार तुम जैसी गवर्नेंस पर छोड़ रखा है। बेशक तुमने बड़ी बेशर्मी से बच्चियों के प्रति लापरवाही बरती है। गवर्नेंस ने विरोध करना चाहा और कुछ बोलने का प्रयास करने लगी, पर वह बहुत धीमे बोल रही थी, ताकि बात बाहर तक सुनाई न दे। हाँ, बोलो बोलो, यूं भी हर उल्टा बहाने बनाती है। तुम्हारी जैसी स्त्रियां पहला मौका पाते ही अपना सब कुछ लुटा देती हैं। ईश्वर भला करे। वाकई यह कितनी बेतुकी बात है कि तुम्हारे जैसी एक बदचलन स्त्री गवर्नेंस बनकर बैठी है। अब कोई खुशामद नहीं चलेगी। यह मत सोचना कि मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी। बाहर खड़ी लड़कियां कांपने लगी थी। उन्हें पूरी बात समझ तो नहीं आई, पर माँ का रवैया उन्हें बड़ा नागवार लगा। मिस मान के आंसुओं से उन्हें जवाब मिल गया था। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। माँ का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। रोने धोने के अलावा अब तुम कर भी क्या सकती हो? पर तुम्हारे इन आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है।
मुझे तुम जैसों के साथ रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं है। अब तुम क्या करोगी, कहाँ जाओगी, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें खुद पता होगा कि ऐसे वक्त तुम्हारी कौन मदद कर सकता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तुम एक दिन भी इस घर में नहीं रह सकती। मिस मान का करुण विलाप ही एकमात्र जवाब था। लड़कियों ने किसी को किसी तरह बिलखते नहीं देखा था। उन्हें तो यही लग रहा था कि कोई इस तरह फूट फूट कर रो रहा है, वह गलती कर ही नहीं सकता। कुछ पल उनकी माँ खामोश रही, फिर तीखे लहजे में बोली, बस मुझे यही कहना था, जाओ और अपना सामान बांधना शुरू कर दो। कल सुबह आकर अपनी तनख्वाह ले लेना। अब तुम जा सकती हो। लड़कियां भागकर अपने कमरे में आ गई। क्या बात हो सकती है? अचानक आए इस तूफान की क्या वजह है? क्या वजह है? धुंधले कांच के पार की हकीकत का उन्हें थोड़ा बहुत एहसास तो जरूर था। पहली बार उनके दिलों में अपने माता पिता के प्रति बगावत का जज्बा पनप रहा था। क्या माँ का इतने कड़े ढंग से बात करना जायज था? बड़ी ने कहा। इतने खुले लफ्जों से मैं माँ की बुराई सुनकर छोटी थोड़ी घबरा गई और हकलाकर बोलने लगी, किंतु पर हमें नहीं पता कि उसने क्या किया है। कुछ नहीं किया है। मुझे यकीन है कि मिस मान कुछ गलत कर ही नहीं सकती। माँ उसे उतना नहीं जानती जितना हम जानते हैं। जिस ढंग से वह रो रही थी वह वाकई हिला देने वाला था। मुझे बहुत दुख हो रहा है। हाँ, वह सब वाकई दर्दनाक था, पर माँ जिस तरह से उस पर बरस रही थी वह विभत्स था, वाकई शर्मनाक। बोलते बोलते वह गुस्से से कांपने लगी और आंखों से आंसू टपकने लगे। इसी पल मिस मान भीतर आई। वह थकी थकी सी दिख रही थी। बच्चों, मुझे आज दोपहर तक काफी काम निपटाने हैं। मुझे यकीन है कि तुम दोनों मेरे जाने के बाद भी अच्छी तरह से रहोगी। आज की शाम हम साथ गुजारेंगे। वह मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चियां कितनी उदास दिख रही थी। क्या तुमने देखा उसकी आंखें कितनी लाल हो रखी थी? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि माँ उसके साथ कदर बेरहमी से कैसे पेश आ सकती हैं। बेचारी मिसमान, वे रुआंसी हो गई थी। आंसुओं को रोकने में आवाज टूटने लगी। तब माँ उनके कमरे में आई। वह जानना चाहती थी कि उनके साथ सैर पर चलना चाहेंगी। नहीं, आज नहीं माँ। दरअसल उन्हें अपनी माँ से डर लग रहा था और उससे नाराज भी थी, क्योंकि माँ ने उन्हें नहीं बताया था कि मिस मान को निकाल रही हैं। इस वक्त वे अकेले रहने के मूड में थी। वे पिंजरे में कैद अबाबिल पक्षी की तरह छटपटाहट महसूस कर रही थी। फरेब और चुप्पी का जो माहौल उनके इर्द गिर्द रचा गया था, उससे वह बुरी तरह विचलित थी। वे इस उधेड़ बुन में थी कि जाकर मिस मान से पूछें कि आखिर माजरा क्या है। वे उसे साफ साफ बता देना चाहती थी कि वे चाहती हैं कि वे उनके साथ ही रहें, और माँ ने उनके साथ जो बर्ताव किया वह सर्वथा अनुचित था। पर वे मिस मान का दुख बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहती थी। उन्हें शर्म भी आ रही थी। भला किस मुंह से वे इस मसले पर कोई बात करेंगी? उन्होंने तो सारी बातें छिपकर सुनी हैं। पूरी दोपहर अकेले बड़ी मुश्किल से काटी। पहाड़ सा एक पल उदासी में रोते रोते बिलखते हुए गुजरा। उनके जहन में बस माँ का बेरहम बर्ताव और मिसमान की उदास सिसकियां गूंजती रहीं, जो उन्होंने बंद दरवाजे के बाहर कान लगाकर सुनी थी। शाम को गवर्नेंस उनसे मिलने आई। केवल शुभ रात्रि कहकर जाने लगी। जब वह जाने लगी तो दोनों लड़कियां खामोशी को तोड़ने के लिए तड़प उठी, पर उनके होठों से एक लफ्ज भी नहीं निकल पाया। दरवाजे पर पहुंचकर मानो मूक मोह के वशीभूत होकर उसने मुड़कर दोनों दरवाजे पर पहुंचकर मानो मूक मोह के वशीभूत होकर उसने मुड़कर दोनों लड़कियों को देखा। उनकी आंखों में स्नेह तैर रहा था। उसने दोनों को बाहों में भर लिया। गले लगते ही दोनों फूट फूट कर रोने लगी। एक बार फिर उसने दोनों को चूमा और तेजी से बाहर निकल गई। लड़कियों ने जान लिया कि यह अंतिम विदाई थी। अब हमें अब हम उसे कभी नहीं देख पाएंगी, एक ने सुबकते हुए कहा। हाँ, मैं जानती हूँ। कल जब हम स्कूल से लौटेंगी, जब तक वह जा चुकी होंगी।
शायद कुछ अरसे बाद हम उससे मिलने जा पाएंगी। तब हो सकता है वह हमें अपना बच्चा दिखाए। हाँ, वह हमेशा से कितनी भली और प्यारी रही हैं, बेचारी मिस मान। इस दुख भरे जुमले में मानो उनकी किस्मत में क्या बदा है, इसका पूर्वाभास झलक रहा था। मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा है कि अब उसके बगैर हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। उसकी जगह मैं किसी भी दूसरी गवर्नेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं भी नहीं, मिस मान जैसी कोई और हो ही नहीं सकती इस उनके अलावा। उसने वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया। उनके भीतर पनप रहे नारीत्व ने अनजाने ही उनके दिलों में मिस मान के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा कर दिया था। खासकर जब से उन्हें पता चला था कि उनका एक बच्चा है। यह बात उनके जहन में घर कर गई थी और इस बात ने उन्हें पूरी तरह भीतर तक छू लिया था। सुनो, एक बोली। बोलो। मुझे एक तरकीब सूझ रही है। क्यों न हम मिस मान के जाने से पहले कुछ ऐसा करें जो उन्हें बहुत अच्छा लगे। कुछ ऐसा जिससे उसे पता चले कि हम उसे कितना चाहते हैं और यह कि हम माँ के पक्ष में नहीं हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? दुनिया का सारा बोझ जैसे उनके नन्हे कमजोर कंधों पर आन पड़ा था। उनका वह अल्लड़ बचपन कहीं पीछे छूट गया था। एक अनजाना भय उनकी राह ताक रहा था। घटना की असलियत से वे अभी तक नावाकिफ थी, पर उसके भयानक अंजाम से वे जूझ रही थी। अवसाद एवं अकेलेपन की इस घड़ी में वे एक दूसरे के करीब आ गई थी, पर यह एक मूक सहरचय था। खामोशी के जाल को वे अब भी तोड़ नहीं पा रही थी। बड़ों से वे पूरी तरह कटकर रह गई थी। उनमें से कोई भी उन तक नहीं पहुंच पाता था क्योंकि उनकी आत्माओं के पट बंद हो चुके थे, शायद आने वाले बहुत लंबे समय तक। आसपास की हर शय के साथ उनकी जंग जारी थी। महज एक दिन में उनकी दुनिया बदल चुकी थी। वे बड़ी हो गई थी। शाम ढलने तक वे दोनों एकदम तन्हा अपने शयन कक्ष में ही बैठी रही। क्षण भर के लिए भी उनके भीतर तन्हाई या भयानक अंजाम का भय नहीं जागा, जो अमूमन बच्चों में होता है। हालांकि बेहिसाब ठंड थी, पर अपनी बेध्यानी में वे कमरे को गर्म करने वाला उपकरण चालू करना भूल गई थी। दोनों एक ही बिस्तर में एक दूसरे से लिपट कर लेट गई। अपनी उलझन पर कोई भी बात करने में वे असमर्थ थी। पर छोटी बहन का बहुत देर से जजब भावनाओं का सोता आंसुओं के जरिए फूट पड़ा। पर छोटी बहन का बहुत देर से जजब भावनाओं का सोता आंसुओं के जरिए फूट पड़ा और उसने राहत महसूस की। फिर बड़ी बहन भी अपनी रुलाई रोक नहीं सकी। इस तरह वे दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोती रही। अब वे मिस मान के उन्हें छोड़कर चले जाने या माता पिता से उनके मन मुटाव पर विलाप नहीं कर रही थी। दरअसल वे इस एहसास की कल्पना मात्र से बुरी तरह दहल गई थी कि इस विराट अनजानी दुनिया में उनके साथ कुछ भी घट सकता है, जिसकी निर्मम सच्चाई से आज पहली बार उनका सामना हुआ। वे उस जिंदगी से कतराने लगी जिसमें वे बड़ी हो रही थी। वे ऐसे जीवन से खौफ खाने लगी थी जो बियाबान जंगल की तरह टेढ़े मेढ़े रास्तों से उन्हें भयभीत कर रहा था। पर उन्हें इस जंगल को पार करना ही था। धीरे धीरे उनकी यह बेचैनी अलौकिक दृष्टि में तब्दील होती गई। उनकी सिसकियां अब धीमी पड़ने लगी। सांसों में भी अब एक ठहराव आ गया। सांसें एक लयात्मक सामंजस्य से चलने लगी। फिर वे दोनों सो गई। थैंक यू सो मच।